हे एवरीवन, दिस इज़ नामी खान। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। हमें जाना था आज लीगल कॉन्क्लेव में, तो मैंने जल्दी जल्दी जो हो सका मैंने आलू पराठा बनाया ब्रेकफास्ट में। उसके बाद मैंने अपने फुल यूनिफॉर्म पहने। उसके बाद ये देखो मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, प्लस मैंने ब्लेज़र पहन रखा था, मेरी तो जान निकल रही थी। बट 10-15 मिनट वेट करने के बाद तब जाकर मुझे ये ऑटो मिली है, वो भी मुझे बीच में बैठना पड़ा, जिससे मुझे सख्त नफरत है बीच में बैठने से। यहाँ मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, इतनी कड़ी धूप में मैं इसका वेट कर रही हूँ। और मैडम जी फाइनली आ गई, इतना सज सवर कर आई हैं, वाओ। फिर हमने ऑटो लिया जाने के लिए हमारे डेस्टिनेशन पे, यानी कि बीपीएससी ऑफिस अभिलेख भवन, जहाँ हमें जाना था और जहाँ जाने के लिए ये मैडम जी इतना सज सवर कर आई थी। हम लोग यहाँ आ चुके हैं बीपीएससी ऑफिस, आप देख सकते हैं, ये रहा। और ये मेरी फ्रेंड रही जिसकी वजह से इतना लेट हुआ यहाँ आने में। हो गया यार, इतना भी लेट किए थे। बहुत ज़्यादा ये लेट किए। हम लोग को यहाँ टाइमिंग था 10 बजे आने का और हम लोग अभी आ रहे हैं 11 बजे। तो आप ही बताइए गाइस कि हम लोग को लेट हुआ या नहीं हुआ है। वो लोग ऐसे बताएंगे। आपका यहाँ उपस्थित होना ही ये साबित करता है कि लोकतंत्र अभी भी जीवित है, लोग जीवित हैं। सिर्फ जीना खाना ही जीवन नहीं होता। राइट टू लाइफ डिफाइंड नहीं है तो उस लाइफ का कोई मायने मतलब नहीं रहता। जब इलेक्शन कमीशन से आपके वोट का अधिकार, जो आपका मौलिक अधिकार है, उसको छीन लिया जाएगा तो वो आपकी डिग्निटी को भी छीनता है। और उसका संशोधन टाइम टू टाइम कुछ न कुछ सजेशन सबसे लिया गया और उस आधार पर 20 घंटे का संविधान को कनेक्शन के बाद से संविधान को मूर्त रूप दिया गया। आज उस संविधान पर हमला है, इसलिए हम उस टॉपिक पर आएंगे। लोग कहता है आप जागृत अवस्था में रहिए, आप समाज के, आप प्रबुद्ध वर्ग में आते हैं, आपको जानना चाहिए कि आज क्या हो रहा है देश में। उस संविधान पर खतरा हो रहा है। आज जो है, जो भी पावर, जितना भी स्टेट का कानून बनता है वो संविधान से लिया जाता है। President Bihar Youth Congress, please welcome with a huge round of applause, please. The constitutional values, and also to express that we believe in our constitution, the constitutional values, and we promise that we will uphold and propagate this. Now when I look at the community that I am working with, I am a social activist and I live here in Danapur. It's not very far from here. I work in Patna, Gaya, Saran, mainly in these districts. I work with only Musahar community. पता नहीं आप लोग मुसहर कम्युनिटी के बारे में जानते हैं या कभी उन लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिला है कि नहीं, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों के साथ काम करती हूँ। उसके पहले शायद 8-10 साल मेरे साथ काम करती थी। धीरे धीरे I restricted my involvements and my efforts and my everything to Musahar community because I am still finding it difficult to see them moving forward. मैं ज्यादा जो आप कर रहे हैं उस पर बोलने की बजाय सिर्फ ये चीज करूंगा कि हमारी एज ए यूथ कांग्रेस क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या उम्मीद करते हैं कि आपकी मदद इस आने वाले इलेक्शन में चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जो किया, जो बिहार में पहली बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और उसके ऊपर अगर हम अपनी आवाज लीगली नहीं रखेंगे या अवेयरनेस नहीं डालेंगे तो एक तरह से मुझे लगता है काम अधूरा रहेगा। और ये जो वोटर लिस्ट में चेंजेस की जा रही हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आधार कार्ड को उसमें डालना चाहिए। तो ये लड़ाई हमें यहां भी लड़नी चाहिए, लोगों पे अवेयरनेस डालनी चाहिए। और ये चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी जब भी कुछ गलत काम करती है तो उनकी कोशिश रहती है धक्के से, सही तरह से, गलत तरह से, काला धन लगाकर या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हाईजैक करके चुनाव जीतने की कोशिश करती है। और अब ये जो नया एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किया है
वोटर लिस्ट चेंज करने का, उसमें ये पूरी ताकत लगाएंगे सही तरह से गलत तरह से कि बिहार का जो लोगों ने हमें जिताया इसका मतलब लोग इस चीज के साथ हैं। तो इसमें एक लीगल लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। लीगल योद्धा जो मैं आपके लिए कह रहा हूं, आपकी मदद लगेगी हर एक असेंबली में। यहां अब मैं विकास झा अब पहनाएंगे। मैं नंद सागर जी से रुपेश सिंह भदौड़िया का शॉल पहनाकर ज्ञापन देंगे। स्वागत करिए आप। कभी महात्मा गांधी जी ने इस लड़ाई को लड़ा था और उन भूखे नंगे लोगों को मताधिकार देने का उन्होंने वादा किया था और दिलाने का काम किया। आज जननायक राहुल गांधी जी इस देश के करोड़ों लोगों के मताधिकार को जो वंचित करना चाहते हैं, उनको सुनिश्चित करने के लिए जननायक राहुल गांधी जी सड़कों पर उतर चुके हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करने आए हैं, आइए आप भी बूथों पर अगर आप सब पहुंचेंगे, डॉक्टर पहुंचेगा, प्रोफेसर पहुंचेगा और इन बातों को उनके बीच में रखना शुरू करेंगे, तो अगर एक तरफ सरकारी एजेंसी लगी है बूथ में नाम काटने की और एक तरफ प्रबुद्ध लोग अगर ये संकल्प ले लेंगे कि बूथ में एक भी वोट हम वंचित नहीं होने देंगे, एक भी वोट काटने नहीं देंगे, और जो वंचित हो जाते हैं उनको फार्म 6A अवेलेबल करा करके अपनी तरफ से फार्म, यानी अब ये लड़ाई हमको आपको सड़क से लेकर बूथ तक ले जानी होगी। और इसी लड़ाई को लड़ने के लिए मैं आप सबके बीच में एक इजाजत ले रहा हूं, क्योंकि मैं इस समय विधानसभा वाइज जाकर के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा हूं और बूथों पर जाकर के ये लड़ाई गांव की नहीं है, गरीब की नहीं है, ये प्रबुद्ध लोगों की लड़ाई है। और इसके लड़ने के लिए आप संकोच छोड़ दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी बूथ पर उसका नाम होता है। आप भूल जाइए कि आप जो है कहां पर वोट देते हैं, तो ये लड़ाई हार जाएंगे। आप बिहार के लोग खाली ये सोच रहे कि हम किस बूथ पर वोट देते हैं, और आप अपना लिस्ट बना लीजिए कि हम कांग्रेस की मदद करने के लिए, जननायक राहुल गांधी की मदद करने के लिए, इंडिया गठबंधन की मदद करने के लिए अगर संडे हम लोग केवल बूथों पर जाना शुरू करें और उनके बीच में ये जो जानकारी है कि फार्म भरना ही पड़ेगा, आपको मताधिकार के लिए खुद आगे बढ़ना होगा, और ये आवाज अगर इस देश में वकील लोग इस लड़ाई को आगे लड़ लेंगे, तो बाकी जितनी FIR होती है, जितने मुकदमे होते हैं, तनखा साहब आ चुके हैं और मुकदमों से नहीं डरना चाहिए। अधिवक्ता तो डरते ही नहीं है, और मुझे लगता है नेता भी नहीं डरते हैं। हम भी राजनीति में जब से आए हैं, न जाने कितने मुकदमे लिखे होंगे, इसकी चिंता परवाह नहीं करते। ये बिहार और बिहार के बिहारियों को बचाने की लड़ाई है, आप सब लोग इसमें मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। 50% महिला है। बिहार डिजर्व, एंड आपकी महिलाएं बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं। तो एक नया युग बिहार में शुरू होना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। मैं तो चाहता हूं ये जो इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो चर्चा इस देश में सामने लाई है, ये आपके लिए हो सकता है आपको कुंभकर्ण को जगाने टाइप है। आप सो रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने ये मजाक करके आपको जगा दिया है। आसाराम बापू वाला मामला, 13 साल नाबालिग बच्ची का बलात्कार, FIR करने की हिम्मत नहीं कोई दिखा रहा। दिल्ली के अंदर 0 FIR होती है, उसके बाद दबाव बनता है और तब गिरफ्तारी होती है। अब बच्ची 13 साल की है, गरीब है, वकील नहीं मिल रहा है, सरकारी वकील मानना था दबाव में है, सामने वाले के पास बड़े से बड़ा वकील है कि बस पेश हो जाए बहुत है, पेश हो जाए बहुत है। और हुआ ये, लेकिन लड़े हम लोग। बच्ची बेशक गरीब थी, सपोर्ट नहीं था, लेकिन अन्याय में उम्मीद थी कि आज वो जेल में रहता है। और एक मामला नहीं, दूसरा हरियाणा का भी हुआ, बाबा राम रहीम का मामला। अदालतों ने दोषी करार दिया। जब तक आरोप होते हैं, आरोप सच्चे और झूठे हो सकते हैं, लेकिन जब अदालतों में आरोप साबित हो जाते हैं, उम्र कैद की सजाएं हो जाती हैं और एक पल में लगता है न्याय हो गया, लेकिन लगता है फिर न्याय ताश के पत्तों की तरह
तरह ढेर होता है जब पता लगता है कि पैरोल पर बार बार इन्हें छोड़ दिया जाता है और दहशत और खौफ में पीड़िता का परिवार जीने पर मजबूर हो जाता है। बिल्किस बानो का मामला गुजरात का तीसरा मामला है। लगा कि बिल्किस बानो को 21 सालों में अदालत से एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्याय मिल गया। उन्हें तो फांसी चाहिए थी, अपराध इतना जघन्य था कि सामूहिक बलात्कार, 11 लोग और उसके बाद हत्या, गर्भ की में बच्चा वो भी मर जाता, उसको मार दिया जाता है। 21 साल के बाद उम्र कैद की सजा। लगा बिल्किस बानो को न्याय मिल गया, लेकिन एक दिन सरकार को दया आ जाती है और बाइज्जत बरी कर दिया जाता है बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को। दोबारा नजर अदालत के ऊपर टिकती है, गुहार लगाई जाती है कि यह न्याय है, यह न्याय नहीं है, फांसी होनी चाहिए थी, उम्र कैद हो गई, आज वो बाहर निकल कर आ गया। सलाम करते हैं अदालत को। अदालत ने सख्ती से फैसला सुनाया और बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को, जिन्हें गले में हाथ डाला जा रहा था, जिन्हें लड्डू खिलाए जा रहे थे, जिन्हें गुजरात में प्रचार प्रसार किया जा रहा था, उन्हें वापस जेल में ठूसा जाता है। ये मात्र अदालतों की वजह से हो पाया। अदालतों की बात करो तो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और आज 2025 में आपको मालूम है 75 सालों में महिलाओं पर अपराध, बलात्कार, हत्या पर कुल तो उठ खड़ा होना होगा। आपके पास विकल्प नहीं है और आप जैसे प्रबुद्ध लोग जो संविधान की और बाकी लोगों से ज्यादा समझ रखते हैं, आपको वो नेतृत्व करना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब भी भारत सरकार में आएगी, वो तो आएगी कभी ना कभी, पक्ष विपक्ष आता जाता रहता है, ये हमारा कॉमन थिंकिंग है। भारत सबके साथ चलता है, तो जब आप लोग भारत सरकार में आएंगे तो क्या भारत के सभी वकीलों के लिए कुछ मानदेय तय करेंगे? अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग आपकी मानदेय तय करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मैनिफेस्टो में भी था। जहां तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा या नहीं बनेगा, उसके लिए हम सुप्रिया जी से कहेंगे आपको राहुल गांधी से जरूर मिला दें, जिससे कि राहुल जी आप आर्या, look here. सैलेड दे दीजिए ना, ये दे दीजिए ना। बबली, हेलो हेलो हेलो। थाने में डिस्टर्ब ना किया जाए। आप लोग यहाँ किस चीज़ में आई हैं? जैसे एक लीगल प्रोग्राम था, उसमें हम चले आए। रात में हमें इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन हमने देखा सुबह में फिर मुँह उठाकर खाने चले आए हम। पूरा फोकस खाने पे ही था। खुशी, हमें क्या नहीं मिला खाने में अभी? अभी तो आइसक्रीम नहीं मिला, जो कि बाहर दिख रहा है। खाने के बाद अभी हम लोग उस पर अटैक करने वाले हैं। पानी पूरी मिस हो गया। बबली का रिएक्शन इतना बड़ा, कुछ ज्यादा नहीं। वो तो वहाँ उसको बहुत ज्यादा ही पड़ मैं खाऊं कैसे? बट कॉल गया था, ये नहीं पता कॉल किसे गया। यही सब करो। मैं पेशेंट भदौड़िया से 1947 की लड़ाई 90 साल की, इससे भी 10 गुना ज्यादा मजबूत सरकार थी। उस सरकार को भी आम आवाम ने, कांग्रेस लीडरशिप ने, उस वक्त की इंटेलिजेंसिया ने, सही समझ रखने वाले लोगों ने उसको भी उखाड़ के फेंका। आवाम की जो ताकत है सच्चाई के प्रति, उसको जगाने में आपका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखेंगे अपनी हिस्ट्री को, लीगल हिस्ट्री को, तो जितने भी फ्रीडम मूवमेंट के आप सभी को
के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। सिकंदर जो है और आप सभी, आप रहन सहन का तरीका बदल दें, आप अपने मित्र दोस्त बदल दें, लेकिन क्या आप ये कह सकेंगे कि मैं वो नहीं हूं जो मैं था या मैं थी? सब कुछ बदल कर भी आप इंडिविजुअली वही रहेंगे जो आप थे। वो होता है बेसिक स्ट्रक्चर, कि आप सब कुछ बदल दें लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप नहीं बदल सकते। आप अपनी आत्मा, अपनी सोल को नहीं बदल सकते, और इसलिए आप अंग्रेजी सीख लें, अंग्रेजों की भाषा में आप बात करें, अंग्रेजों के कपड़े पहन लें, अंग्रेजों के तौर तरीके स्वीकार कर लें, अंग्रेजों की तरह रहन सहन अपना स्वीकार कर लें, लेकिन आप तब भी दिल जो है वो रहेगा हिंदुस्तानी है। तो वही बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात है वो यही है कि सब कुछ बदल कर भी दिल जो है वो हिंदुस्तानी रहेगा। और वो बेसिक स्ट्रक्चर है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो है, उसमें आप जो चाहो बदल डालो, लेकिन उसकी आत्मा को आप बदल नहीं पाओगे। और उसकी आत्मा जो है वो हमेशा रहेगी, उसकी सोल है, उसकी रूह है, उसको आप बदल नहीं सकोगे। दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर को ये लोग नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं। ये चाहेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दें, उसके लिए इनको 13 से ज्यादा जजेस चाहिए। वो चाहेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात जो चंद्रचूड़ ने कही उसको खत्म कर दें, उससे 9 जजेस से ज्यादा इनको चाहिए। तो अगर 13, 15, 16, 20 जजेस बैठाकर ये कानून इतना बदलना चाहेंगे तो वो एक बड़ा क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी मौका होगा। और वो इनको कहाँ मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि इंसान को ये कहते वक्त सोचना पड़ेगा कि मैं इंसान तो रहूंगा, मैं अपना नाम बदल दूं, अपना धर्म बदल दूं, अपना रहन सहन बदल दूं, लेकिन मैं अपने आप को नहीं कह सकता हूं कि मैं आज से इंसान नहीं हूं, मैं आज से जानवर हूं। इंसान की परिभाषा, इंसान का जो सोल होती है, चरित्र होता है, उसको आप नहीं बदल सकते। और वही कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा इम्पोर्टेंट हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, उसको आप नहीं बदल सकते। अब जब ये लोग कहते हैं कि आप तो बदलने ना बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने तो खुद बदल डाला था 42nd अमेंडमेंट में, आपने प्रीएम्बल को बदल डाला था, आपने प्रस्तावना को बदल डाला था। तो ये हक आपको कहाँ होता है? और इसमें भी सच्ची बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया है। जो भी बदला गया, जो भी दो शब्द डाले गए, सेक्युलर और सोशलिस्ट, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। लेकिन बहरहाल 5 जजेस ने उसको स्वीकार किया है। उसका एक पहलू ये भी है कि सोशलिस्ट और सेकुलर, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि डालने से कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर नहीं हो जाता। ये कॉन्स्टिट्यूशन है ही सेकुलर, ये कॉन्स्टिट्यूशन है सेकुलर, कहो ना कहो ये कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है। उसको बदलने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर बदलना होगा, उसको बदलने के लिए पुट्टस्वामी का जजमेंट बदलना होगा, तभी आप कह सकते हैं कि ये सेकुलर नहीं है। सेकुलर की परिभाषा क्या है, इस पर चर्चा हो सकती है। सेकुलर की परिभाषा पे चर्चा हो सकती है, और मैं चाहता हूं कि उस पर आप यकीनन चर्चा करें कि सेकुलर क्या है। अक्सर हम लोग इस बात में खो जाते हैं कि सेकुलर जो है वो एंटी रिलीजियस है। सेकुलर एंटी रिलीजियस नहीं है। अक्सर बहस होते होते हम ये कहते हैं कि ये रिलीजियस पहलू है और ये सेकुलर पहलू है, लेकिन सच्चाई क्या है? रिलीजन सेकुलरिज्म का हिस्सा है। हिंदुस्तान में रिलीजन सेकुलरिज्म का हिस्सा है। ये दो अलग अलग पहलू नहीं है, दोनों एक साथ हैं। यूरोप में सेकुलरिज्म यानी कि स्टेट और चर्च में फर्क है। चर्च का अपना कानून है, चर्च का थियोलॉजी का कानून है, और स्टेट का अपना कानून है। हमारे यहाँ जो भी धार्मिक कानून है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिलेगा, धार्मिक कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं है। अगर से आर्टिकल 25, 26 आप देखेंगे, आर्टिकल 19 के पहलू देखेंगे, तो धर्म को कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंक्लूड किया गया है, और धर्म की तलाश भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मिलेगी। और धर्म पर अपने धर्म पर चलने का अधिकार, अपने धर्म को मानने का अधिकार भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकलता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है और कॉन्स्टिट्यूशन ही दिखाता है। अगर आप सिगरेट किसी के मुंह में फूंकते हैं सिगरेट का धुआं, तो वो कह सकता है कि इनके सिगरेट पीने से मुझे कष्ट है, इसलिए कि उससे मुझे नुकसान हो रहा है।
लेकिन अगर वो दूर बाहर जाके सिगरेट पिए तो आप ये कहें कि नहीं मुझे तो बुरा लगता है कि वो सिगरेट पी रहा है इसलिए उसको सिगरेट पीने से रोकिए, तो फिर हम इंसान की डिग्निटी और इंसान की हैसियत को समझेंगे नहीं। हमें ये मानना पड़ेगा कि हम जो समझते हैं कि सही है वो सही अपने लिए हम लागू करें, ना अपने बच्चों के लिए लागू करें, परामर्श दें, उनको रेकमेंड करें, उनको समझाएं, पढ़ाएं, एजुकेट करें कि ये चीज जो कर रहे हैं वो ये गलत है, लेकिन उन पर डिक्टेटरशिप लागू करें और उनसे कहें कि ये आप नहीं कर सकते क्योंकि मेरी इजाजत नहीं है ये करने की, तो फिर हम एक लिबरल सोसाइटी नहीं है, फिर हम वो सोसाइटी नहीं है जिसका अनुमान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, बताया गया है, बनाया गया है। तो जो आज लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, जिसका दिशा निर्देश आपको माननीय राहुल जी से मिला है कि कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़नी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ने के बहुत अलग अलग तरीके होंगे। कुछ तरीके हैं कि हम बड़ी संख्या में इकट्ठे हों, हम नारे लगाएं और हम कहें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं आने देंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को धूमिल नहीं होने देंगे, लेकिन आपका जो दायित्व है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इज मच ग्रेटर कि कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से समझाएं लोगों को कि लोग ये समझ जाएं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई हमारी अपनी चीज है, ये तो हमारे लिए बनाया गया है, हमारी पहचान कहाँ से आती है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। यकीनन अपने अपने धर्म ग्रंथ से भी पहचान आती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को उसमें एक और पहलू जोड़कर दिखाने का अवसर मिला है कि जो पहचान आपको आपके धार्मिक किताबों से मिलती है वो पहचान कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी सही पहचान कहाँ से आती है, जिन किताबों से आती है उन किताबों का सम्मान भी हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत कुछ संभव है, बहुत कुछ आप करेंगे, कभी डरिए मत। जो आरएसएस के लोग और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं और तोड़ मोड़ के पेश करते हैं और ये कहते हैं कि हम इसलिए इसका विरोध करते हैं, इसलिए आपकी बातों का विरोध करते हैं कि हम मानते हैं कि ये गलत है, तो उनसे कहिए कि जब गलत होगा तो हम बैठकर चर्चा करेंगे। पहले ये गलत नहीं है, इसको समझ लीजिए और इसको समझने के बाद आप बताइए अब आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप एक पूरा नया डायमेंशन हमारी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन को देंगे। मुझे उम्मीद है कि ऐसा आप करें और जहाँ जहाँ मेरी आपको आवश्यकता हो, मेरी मदद की ज़रूरत हो या आप मुझे कोई परामर्श देना चाहें तो यकीनन मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय आप लोग प्लीज अपनी सीट पर बैठे रहे। हमारे पास 3 क्वेश्चंस के लिए समय है। आप चित्तन जी से मैं अनुरोध करूंगा प्लीज माइक पास करें। आप लोग पहले हाथ उठाइए, हम 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये था 3 इयर्स प्रैक्टिस जो मैंडेटरी हुआ है क्या वो सही है? क्या हुआ? 3 इयर्स प्रैक्टिस जुडिशरी के लिए। उसके देखिए 2 पहलू हैं। आई थिंक कोर्ट लेजिस्लेटिव साइड में इस पर गौर कर रहा है। 3 ईयर प्रैक्टिस का एक पहलू ये है कि बिल्कुल अनाड़ी बिना किसी ट्रेनिंग के लोग आ जाएं और जजेस बन जाएं, तो इज दैट अ गुड थिंग फॉर द सिस्टम। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, people whose families cannot support them for a long time और उनको प्रैक्टिस में इस्टेब्लिश होने में वक्त लगता है, तो वो पढ़ाई करके और मेहनत करके वो जुडिशरी का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो जुडिशरी में आ जाते हैं। तो उनके लिए ये मसला हो गया है, बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो आई थिंक जुडिशरी इज ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड दे आर अप्लाइंग देयर माइंड्स कि ये सही किया या गलत किया। दो इसके पहलू हैं, 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एंड आई हैव नेवर सीन एनी डेटा कि कौन सा पहलू भारी है, कौन सा जो है उतना भारी नहीं है। बट इट्स अ वरीसम थिंग कि जो यंगस्टर्स हैं दे वांट टू गेट इनटू द जुडिशरी एज क्विकली एज पॉसिबल। समटाइम्स अपने फैमिली कंडीशंस की वजह से वो जुडिशरी में जाना चाहते हैं ताकि सिक्योरिटी उनको और स्टेबिलिटी उनको मिल सके। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि वी शुड कंसिडर इट इन ग्रेटर डिटेल। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। यहाँ पर हो गया है इवेंट खत्म।
तो अब हम लोग यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है और ये देखो इन दोनों को बाद अभी थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। तो मैं आपको और दिखाती हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए ये लोग क्या कर रही हैं। सीरियसली ब्रो, ये लोग ना फोटोज़ के लिए लड़ रही है कि पोडियम पे फोटो पहले मैं लूँगी। इन दोनों का यही चल रहा है। बबली फोटो के लिए ये दोनों लड़ रही है, क्या बताऊँ फ्रेंड्स। ये लोग फोटो के लिए लड़ रही है और इसको देखो ये क्या कर रही है। नहीं अब हो गया, चलो इनफ, बहुत हो गया यार, कितना फोटो ले चुकी हो। चलो नहीं चलो तो अब मैं जा रही हूँ। लेकर के चलना जमीन पर। हाँ ये देखो ये क्या कर रही है फोटो के लिए। चलो अब हम लोग फाइनली जा रहे हैं। ये देखिए ये क्या लेकर जा रही है। अच्छा स्पीच देने को मिला है। बिल्कुल, हम लोग हैं भी इतने अच्छे, हमें मिल भी सकता है। एक मिनट, इसके साथ एक फोटो नहीं है मेरे पास। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।